प्यारे तलबा और तालिबात, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम हमारे 9वीं जमात का सबक नंबर 3 और हिस्सा 7 यानी पार्ट 7 आज पढ़ने जा रहे हैं। सबक का नाम है एटम और मॉलिक्यूल्स, यानी कि हमारे जो छोटे छोटे ज़र्रात हैं और वो ज़र्रात से बनने वाले मॉलिक्यूल्स। तो इससे पहले की तमाम वीडियोज़ में काफ़ी कुछ मालूमात मैं आपको फ़राहम कर चुकी हूँ कि सभी जितनी भी बनीनो मादे हैं वो एटम से बने हुए हैं और एटम से मिलकर सालमे बनते हैं और सालमों की तश्कील से फिर हम तमाम चीज़ों को देख सकते हैं। और इसका जो नज़रिया है वो सबसे पहले डाल्टन ने के मुताबिक है और डाल्टन ने ही दिया है। और डाल्टन के मुताबिक एटम किसी मादे का वो छोटा ज़र्रा है जो आज़ादाना तौर पर रह सकता है और उसे मज़ीद तोड़ा नहीं जा सकता, यानी अगर हम उसे तोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो तोड़ा नहीं जाएगा। तो इस तरीके से और दूसरे साइंसदानों ने एटम की जो बुनियाद का यानी ज़र्रात का पता लगाया तो उन्होंने बताया कि एटम बिल्कुल आज़ाद हालत में नहीं रह सकता और एटम के बुनियादी ज़र्रात जो है यानी उसके साथ जो ज़रूरी अहम चीज़ें जो जिसे हम मानेंगे वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जो जिसके बिना वो अधूरा है, वो तमाम के साथ ही वो पूरा हो सकता है। अब हमने पढ़ा था कीमियाई इत्तेहाद का कानून, कमियत की बका का कानून, मुस्तकिल तनासुब का कानून और डाल्टन का एटमी नज़रिया। और एटम क्या है? तो लुइसियर और प्राउस्ट ने काफ़ी तजुर्बात के बाद दिया और उन्होंने मंदरजा झेल नज़रियात को पेश किया था, जिसमें सबसे पहले था कमियत की बका का कानून। तो कमियत की बका के कानून के अंदर अगर कोई भी चीज़ कीमियावी तामुल में तामुलात करने वाली अशिया को मिलाया जाता है तो उसके नज़रिए में उसके साथ जो अशिया बनेंगी, बनकर तैयार होती है, उसकी कमियत बिल्कुल बराबर होती है। कमियत को अगर हम हमारी आम ज़बान में कहेंगे तो वज़न होता है। वज़न के मुकाबले में क्या कि अगर किसी चीज़ का वज़न हम एक हिस्से में ले रहे हैं और दूसरी चीज़ उसमें शामिल कर रहे हैं तो दोनों अशिया को मिलाने के बाद भी उन दोनों के वज़न में कोई फ़र्क आने वाला नहीं है। ये जो है बका का कानून है कि किस तरीके से अगर एक अशिया तामुल करती है और उसी अशिया का जो कुल तामुल है, उसकी जो कुल कमियत है, उससे बनने वाली अशिया की कमियत के बराबर ही होंगी, घटेंगी ना बढ़ेंगी, बल्कि कमियत बिल्कुल बराबर रहती है। तो ये कीमियावी तामुलात में अशिया कभी ज़ाय नहीं जाती, उसकी शक्लें तब्दील हो जाती है। इसी तरीके से दूसरा है मुस्तकिल तनासुब का कानून। अगर किसी खालिस कीमियावी मुरक्कब में अगर अंसर और कमियत के लिहाज से एक ख़ास तनासुब मौजूद होता है तो उसमें मिसाल के तौर पर पानी का लिहाज है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उनकी जो निस्बत है वो एक तनासुब 8 की होती है। डाल्टन के एटम के उसूल के मुताबिक हर अंसर छोटे ज़र्रात से मिलकर बनता है, बिल्कुल बहुत छोटे छोटे ज़र्रात से मिलकर बनता है। कौन कह रहा है? ये डाल्टन, जिसे यहाँ पे मैंने शक्ल में ज़ाहिर किया हुआ है। और वो इतने छोटे छोटे ज़र्रात से मिलकर बनता है जिन्हें हम एटम कहते हैं। और एटम किसी भी मुरक्कब के बनने में हमेशा अनासिर के साथ, तो इस तरीके से जो मुस्तकिल तनासुब का कानून है वो छोटे छोटे ज़र्रात से मिलकर बनता है और अपने वज़न के मुताबिक उनकी निस्बत के अंदर जो है वो इत्तेहाद होता है और वो मुस्तकिल तनासुब का उसूल है। जैसे मिसाल के तौर पर डाल्टन ने एटमी उसूल के मुताबिक क्या बताया कि हाइड्रोजन यानी पानी, उसके अंदर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी शामिल है, यानी ऑक्सीजन का अंसर भी है और ऑक्सीजन के एटम होते हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब आपस में इत्तिहाद करते हैं यानी मिल जाते हैं तो H2O बनता है। मैंने ये मिसाल पहले भी दी हूँ आपको, दूसरी तीसरी वीडियो में आप देखना। और वो H2O का जो है वो सालमा बनता है क्योंकि पानी सालमे में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की तादाद वही है, दोनों की तादाद बिल्कुल बराबर है, जो मुस्तकिल तनासुब से तयशुदा होती है, यानी इसके अंदर कोई तब्दीली आती नहीं है, जो हर एक एटम के अंदर अलग अलग होती है। अब डाल्टन के एटमी नज़रिए में हमने पढ़ा था कल, अब अनासिर की मालूम कि डाल्टन के तमाम मादे जो वो चाहे अनासिर हो या मुरक्कबात हो, वो आमेज़ा हो या छोटे छोटे ज़र्रात से तश्कील पाता हो, वो बिल्कुल छोटे ज़र्रात यानी एटम कहलाते हैं, जिसे हम उर्दू के अंदर ज़र्रात कहते हैं। डाल्टन के एटमी मॉडल के बारे में मैंने कुछ नज़रियात आपको बताए थे। उसके अंदर सबसे पहला नज़रिया था
कि हर एक अंसर बहुत छोटे ज़र्रात से मिलकर तश्कील पाता है, यानी बिल्कुल छोटे छोटे ज़र्रात से तश्कील पाता है, जिन्हें एटम कहते हैं। दूसरा, किसी अंसर में मौजूद तमाम एटमी कमियत, यानी जितने भी आए हुए वो तमाम के अंदर एटमी कमियत और खुसूसियत के एतबार से यकसा होती है, जबकि मुख्तलिफ अनासिर की कमियत और खुसूसियात बिल्कुल अलग होती है। तीसरा, एटम ना पैदा किया जा सकता है ना कभी ख़त्म हो सकता है, यानी ना वो पैदा होगा ना कभी वो ख़त्म होगा, जबकि अनासिर की एटम की कमियत उसके दूसरे अनासिर और एटमों में तब्दील किया जा सकता है, यानी उससे बहुत सारी अशिया बनकर निकल तो सकती है लेकिन वो कभी ख़त्म हो सकता नहीं। तीसरा, चौथा, किसी अंसर एटम दूसरे अनासरी को एटमों से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, यानी बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे उनके एटमों के मुताबिक, और एटम आपस में मुकम्मल मिलकर अददी निस्बत को बनाते है। अब उसके बाद था एटम क्या है, तो किसी शय का वो छोटे से छोटा ज़र्रा, इतना छोटा ज़र्रा जो किसी अंसर की सभी खुसूसियात को ज़ाहिर करता हो, यानी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खुसूसियात को ज़ाहिर करता हो और आज़ाद हालत में नहीं रह सकता, हम उसे एटम कहते हैं। और एटम के मिलने से सालमे की तश्कील होती है। जिस तरह से एक ज़र्रा किसी पत्थर की साख्त और इकाई से होता है, उसी तरह एटम किसी मादे की बिल्डिंग ब्लॉक होता है। अब अनासिर की अलामतें, तो अनासिर की अलामतों में क्या आएगा कि ये देखने में किस तरीके से होते हैं और किस तरीके से उनका नाम रखा जाता है। तो अनासिर की अलामतों का इजहार भी सबसे पहले डाल्टन ने किया था, और डाल्टन ने अनासिर की अलामत का मतलब उसके एटम से होता है, यानी उसके अंदर कितनी खुसूसियात है, क्या है, उसके हिसाब से उसकी अलामतें दी गई। तो ब्रीजिल्स ने अनासिर की अलामतों के लिए, नाम याद रखना है, ब्रीजिल्स ने अलामतों के लिए उनके नाम से एक हुरूफ इस्तेमाल किया, एक या दो हुरूफ इस्तेमाल किए, जो आज उनके नाम, उनके कुल अनासिर के नाम IUPAC यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPS, क्या नाम दिया गया उसका, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड ए से अप्लाइड, सी से केमिस्ट्री, ये IUPAC से रखे जाते हैं। ज़्यादातर अनासिर की अलामतें उनके अंग्रेज़ी नाम से रखी जाती है, उनके नाम का पहला हुरूफ लिया जाता है जो कैपिटल होता है, और अलामतों का पहला हुरूफ कैपिटल और दूसरा हुरूफ छोटा यानी स्मॉल होता है। जैसे मैंने हाइड्रोजन की मिसाल दी थी आप लोगों को, तो हाइड्रोजन के अंदर आता है सिर्फ उसका H लिया गया है। दूसरा है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का A पहले कैपिटल और L स्मॉल। उसके बाद कोबाल्ट, तो कोबाल्ट का C कैपिटल और O स्मॉल। जिंक, तो जिंक का Z कैपिटल और N स्मॉल। तो ये जो है ये इनकी अलामतें रखी जाती है, जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री से रखी जाती है, और उनके अंग्रेज़ी हुरूफ के दो नाम लिए जाते हैं, पहला कैपिटल और दूसरा स्मॉल। अब जर्मन या ग्रीक की लातीनी ज़बान से भी, अब जर्मन जो लैंग्वेज है तो वो जर्मन या ग्रीक की जो लातीनी ज़बान है उनसे भी कुछ अलामतें ली गई, और ये अलामतों के नाम लातीन से लिए गए, और उनके अंग्रेज़ी नाम कुछ उसी यूँ तरीके से हो। जैसे कॉपर का कॉप्रियम है लातीनी ज़बान में, जिसकी अलामत Cu होती है। सोने का गोल्ड, तो उसका Au होती है। एरियम नाम उसका, चांदी का सिल्वर है तो अर्जेंटीनियम होती है, तो इसके लिए चांदी का अलामत जो है वो Ag है। तो हम ऐसे सोच सकते हैं कभी कभी कि इसका नाम तो अंग्रेज़ी में कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन है, लेकिन इनकी अलामत इनके नाम से मैच क्यों नहीं हो रही। जैसे कॉपर का CO आना चाहिए तो कॉपर का Cu क्यों आ रहा है, सोने का गोल्ड का G आना चाहिए तो Au क्यों आ रहा है। तो इसके लिए क्योंकि उनके नाम लातीनी ज़बान यानी जर्मनी लैंग्वेज से लिए गए हैं, और उनके नाम के अलामतें भी जो है वो जर्मनी लैंग्वेज से रखी गई है। उसके बाद आता है एटमिक कमियत यानी एटमिक मास। तो ये अनासिर की अलामतों में मैंने आपको बताया, डाल्टन का एटमी नज़रिया भी हुआ था हमारा। अब हमारा आज का एटमी कमियत, तो अनासिर की अलामतें भी मैंने बता दी। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने शक्ल में बताई हूँ कुछ अलामतें जो अभी मैं पढ़ा रही थी आप लोगों को, कि किस तरीके से यहाँ पर उनका हाइड्रोजन का H ये नाम ये रखे गए हैं, और ये जो नाम दिए गए हैं ये जर्मनी लैंग्वेज के नाम है। ये जो नाम आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जर्मनी लैंग्वेज के नाम है जिनका अंग्रेज़ी नाम रखा गया, लेकिन उनकी अलामतें जो है वो
जर्मन के नाम के हिसाब से रखी गई है। तो ये आप यहाँ पे देख लेना। अब उसके बाद है एटॉमिक अहमियत। तो एटॉमिक अहमियत किसी अंसर की एटॉमिक अहमियत यानी उसका वज़न, यानी छोटे से छोटे ज़र्रात का जो वज़न है वो वज़न उसकी निस्बत से रखी जाती है। जैसे कार्बन के एक एटम को इकाई मानकर तहसीब किया जाता है। 1961 में यानी सन 1961 में एटॉमिक अहमियत की इकाई कार्बन की 12 को हमजा आइसोटॉप्स को तस्लीम किया गया। यानी एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि जो कार्बन एक धात है, वो कार्बन की कमियत यानी उसमें मौजूदा अनासिर जो है, तो मौजूदा अनासिर कितने होंगे उसकी तहसीब किया जाता है। तो वो तहसीब करने के लिए 1961 सन ईस्वी 1961 में एटम की कमियती इकाई में कार्बन को 12 अनासिरों से तश्कील किया गया। तो ये जो 12 अनासिर है ये उसका मुआवजा करेंगे दूसरे अनासिर के एटमों की एटमिक अहमियत के हिसाब से। तो इसे 1 एटमिक मास कहा जाता है। यानी जो कार्बन है उसमें कितने अनासिर शामिल है, तो 12। तो इसके लिए उसका कार्बनी जो नंबर होगा वो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर होगा पीरियोडिक टेबल में, वो 12वें नंबर पे हमें दिखाई देगा। तो कार्बन के कमियत और उनका एक एटम का 12 का पहला हिस्से के बराबर होती है, और तमाम तर जो अनासिर होते हैं उनकी एटमिक कमियत जो है वो 12 की है। तो इसके लिए पीरियोडिक टेबल में हमें कार्बन जो है वो 12वें नंबर पर दिखाई देता है और उसकी निस्बत हमें मालूम होंगी। तो इसी तरीके से हम उनकी तमाम कमियतें और उनके नंबरात को शामिल कर सकते हैं। जैसे अनासिर, उनकी एटमिक अहमियत, और एटमिक अहमियत में हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32 और कैल्शियम 40, ऐसे इनके नंबर दर्ज किए गए हैं, जो आप लोगों को आने वाली वीडियोस में इसके मुताबिक मैं बता दूंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही बेटा। अल्लाह हाफिज़। कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे मैसेज के ज़रिए पूछ सकते हो।